तो बड़ी खबर आज दिन भर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से कौन कौन नए चेहरे होंगे, किन किन मंत्रियों का पत्ता कट गया है। इसको लेकर हर एक खबर, हर एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर आ रही है यूपी से बीएल वर्मा और पंकज चौधरी मंत्री बनेंगे। जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है क्योंकि यूपी में इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। एसपी सिंह बघेल और कमलेश पासवान मंत्री बनाएंगे। एसपी सिंह बघेल को लेकर सस्पेंस बना हुआ था लेकिन अब वो हट गया है। बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, जितिन प्रसाद, जयंत चौधरी, आरएलडी से गठबंधन हुआ था ठीक चुनावों से पहले। अनुप्रिया पटेल, उनके दल को सिर्फ एक सीट मिली है लेकिन उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है। एसपी सिंह बघेल पहले भी मंत्रिमंडल का हिस्सा थे और इस बार भी उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो यूपी को लेकर किस तरह से हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में रहने वाली है, ये टीवी स्क्रीन पे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। एनडीए की सरकार इस बार बनी है। इसको लेकर मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा रहने वाला था, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए, मानव श्रीवास्तव और जयपुर से केजे श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए। मानव साहब की तरफ ही मैं रुक कर रहा हूं। यूपी को लेकर जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जातीय समीकरण को लेकर तो आपने डिटेल हमें दे दी है। जितिन प्रसाद को शामिल किया गया है, यह थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि अभी हाल में ही वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे लेकिन शामिल होने पर सीधा मंत्रिमंडल में जगह। जी देखिए, बिल्कुल ये जितिन प्रसाद जब आए थे तो बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आए थे और उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश में देखिए पीडब्ल्यूडी जैसा उनकी मिनिस्ट्री दी गई। ये अलग बात है कि उसमें तमाम तरह की खामियां, तमाम तरह की शिकायतें थी, बावजूद उन पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ, ना उनको किसी तरीके से उनको कुछ कहा गया। बावजूद इसके उनको ऐसी सीट पे उतारा गया जहां से वरुण गांधी का टिकट काटा गया और उसके बाद जितिन प्रसाद वहां से उतार दिए गए और अब उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पार्टी उनको प्रेजेंट कर रही है। अब देखिए, जाति समीकरण साधने की कोशिश की गई है और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि चूंकि उत्तर प्रदेश में भागीदारी कम है इसलिए मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी भी कम है, लगभग आधी होगी। अगर आप देखिए तो पिछला, अगर आप मोदी सरकार का पार्ट 2 अगर आप देखेंगे 2019 वाला, तो 14 मंत्री उत्तर प्रदेश से थे जिसमें खुद प्रधानमंत्री भी शामिल थे। 14 मंत्रियों से घट करके यह आंकड़ा 8 पर पहुंच गया। अब इसमें समझने वाली बात है कि तमाम मंत्री, 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से चुनाव हारे। राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से चुनाव जीते लेकिन लखनऊ की दूसरी सीट थी मोहन अलगद, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर वहां से चुनाव हार गए। स्मृति ईरानी अमेठी में चुनाव हार गई। भानु प्रताप वर्मा चुनाव हार गए। आप देखिए साध्वी निरंजन हार गई, संजीव बालियान हार गए। तो ऐसे 7 मंत्री जो चुनाव हार गए, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो प्रेशर हमेशा रहता है वो प्रेशर भी घट गया। जब 64 सीटें थी तब मंत्रियों की संख्या थी 14, अब सीटें घट के रह गई 34, तो मंत्रियों की संख्या हो गई 8। तो ऐसे में अगर आप देखिए तो महेंद्र नाथ पांडे जैसे बड़े नेता मंत्री चुनाव हार गए अपने क्षेत्र से। चंदौली, पूर्वांचल, राजनाथ सिंह का घर है वहां पर। यह अलग बात है कि लखनऊ से सांसद है। महेंद्र नाथ पांडे की कर्म भूमि है, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके बावजूद चुनाव हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जैसे कद कम हुआ बीजेपी में, वैसे ही मंत्रिमंडल में भी जगह उनकी वहां पर कम हुई। अब आप जीतने के नाम पर देखिए तो प्रधानमंत्री जीते, राजनाथ सिंह जीते, पंकज चौधरी, एसपी सिंह बघेल तो प्रधानमंत्री तो हैं ही। अब उनके मंत्रिमंडल में यही आपको 3 नाम और दिखाई पड़ रहे हैं, राजनाथ सिंह दिखाई पड़ रहे हैं आपको, पंकज चौधरी और एसपी सिंह बघेल। यानी जो मंत्री जीते उनको इनाम के तौर पर उनको 100% जगह दी जा रही है, लेकिन जो हार गए उनको कहीं से कंपनसेट किया जाए इस नाम पे कि वो किसी जाति के नेता हैं, तो उसकी जगह दूसरा फार्मूला अपनाया गया और ऐसे लोगों को जगह दी गई जो इन परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, विरोधी लहर में भी जीत करके आ गए। ये 8 नाम, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधना था तो बहुत कुछ डैमेज कंट्रोल किया वहां पर, राष्ट्रीय लोकदल के आने से बहुत डैमेज कंट्रोल हुआ, तो जयंत चौधरी को उसका इनाम भी दिया गया, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा। पूरे पूर्वांचल में देखिए, अगर अनुप्रिया को जगह दी जा रही है तो इसलिए दी जा रही है जगह उनको मंत्रिमंडल में कि जब कुर्मी बिरादरी ने वोट नहीं दिया, बावजूद इसके वहां से अनुप्रिया पटेल जीत की आ गई। तो आप देखिए कुर्मी बिरादरी के आपको 2 मंत्री आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से दलित, संविधान बदलने की बात की गई, इसलिए 8 में से 2 दलित, यानी जो परसेंटेज है उसका पूरा ध्यान रखा गया है। ठाकुर, ब्राह्मण, इनको एक ही एक सीट मिली, लेकिन
पिछड़े और दलितों को उसके मुकाबले ज्यादा उनको तवज्जो दी जा रही है। आपने जिस तरीके से बताया कि बिल्कुल नया प्रयोग किया गया है, तो ऐसे में राजस्थान को भी समझ लेते हैं कि राजस्थान में किस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। श्रीवास्तव, यहां मैं समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि देखिए 25 में से 11 सीट कांग्रेस को आना, उसके बाद भी बीजेपी के मंत्रिमंडल में या एनडीए के मंत्रिमंडल की मैं बात करूं तो उसमें बीजेपी के कई नेताओं को शामिल किया गया है, लेकिन एक बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे, उनका कहीं ना नाम है, न जिक्र है, न कहीं वो दिखाई पड़ रही हैं। जब कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जब शपथ ली और जब वो दिखाई पड़े तमाम नेताओं से घिरे हुए, वहां पर योगी आदित्यनाथ तो दिखे, लेकिन वसुंधरा राजे कहीं नहीं दिखाई पड़ी। ये जो तस्वीर है वो क्या बयान कर रही है और आने वाले समय में इसका क्या असर राजस्थान पर दिखेगा? पल्लवी, पहले तो एक थोड़ा क्लेरिफिकेशन दे दूं कि कल जब पीएम बैठक कर रहे थे एनडीए के सहयोगी दलों की, तो उस वक्त वसुंधरा राजे भी वहां पर मौजूद थी, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके बेटे और 5 बार से जो सांसद हैं झालावाड़ से, दुष्यंत सिंह, वे भी मौजूद थे। और जब कार्यक्रम खत्म हुआ था उसके बाद वसुंधरा राजे सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के पास पहुंची थी, अपने बेटे को कहा कि प्रधानमंत्री के आप पैर छुइए। जब उन्होंने पैर छुआ तो प्रधानमंत्री ने उसकी पीठ भी थपथपाई थी, दुष्यंत सिंह की। तो उसके बाद से लगने लगा था कि वसुंधरा राजे जिस तरह से नाराज है विधानसभा चुनाव के बाद से, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनका चेहरा सामने नहीं लाई थी पार्टी ने, जबकि सबसे बड़ी जनाधार वाली राजस्थान में वसुंधरा राजे नेता है, ये बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी जानते हैं और कार्यकर्ता